हेलो प्यारे साथियों। तो क्या हाल है आप सभी के। आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया से कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि भाई आज हम लोग क्या देख रहे होंगे, आज हम लोग देख रहे होंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरा, और जो बहमनी साम्राज्य है इसको जो है हम पूरा का पूरा जो है वह समाप्त कर रहे होंगे। भाई ये अपने आप में जो है बहुत ही ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर हो जाता है, क्योंकि भाई जो है विजयनगर जो साम्राज्य है इसके बारे में जो है भाई काफी ज्यादा जो है क्वेश्चंस पूछे गए हुए एग्जाम्स में और आए हुए भी हैं। क्योंकि भाई ये जो है ना विजयनगर जो साम्राज्य भाई यहाँ से जो है जैसे कृष्णदेवराय है, ये सब जो है ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के हरियर और बुक्का नामक ने की थी, जिसका उद्देश्य क्या था भाई दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति की रक्षा करना और उत्तर में होने वाले आक्रमणों का क्या था भाई प्रतिरोध करना था। ठीक है, यह शीघ्र ही शक्तिशाली क्या बन गया था, दक्षिण राज्य बन गया था, जो कुशल प्रशासन, समृद्ध व्यापार, हम्पी में भव्य स्थापत्य कला के लिए क्या हुआ भाई, ये पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी आज की भाई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में कमेंट करके जरूर से बताना कि क्लास कैसे थी। ठीक है, क्योंकि भाई आप लोगों का प्यार ही जो है हमारे लिए जो है क्या है भाई, एक प्रकार से समझ लो पूरा समर्थन है। और इसी प्रकार से हमारी क्लासेज आती हैं भाई। 2 बार मतलब ये क्लासेज जो बीच में गैप हुई ना भाई, मैंने 3-4 बार क्लासेज रिकॉर्ड की भाई, लेकिन क्या ही बताऊं कि माइक की गड़बड़ी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ माइक मेरा खराब होने की वजह से भाई आप लोगों की क्लास नहीं हो पा रही थी। और इसी वजह से जो है भाई मैं जो है मतलब बहुत ज्यादा परेशान था कि आप लोगों की क्लास किस प्रकार से जल्दी ले आऊं और आप लोगों के बीच फिर से आ पाऊं। तो इसलिए जो है मैंने जो है तुरंत के तुरंत जो है ऑनलाइन दूसरा माइक ऑर्डर किया और जो है आप लोगों के बीच जो है वह आ गया मैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग एकदम से स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। जो हरियर और बुक्का थे भाई, ये 5 भाइयों के परिवार के एक अंग थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में क्या किया था भैया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो कि 5 भाइयों के परिवार के क्या थे भैया, अंग थे। ठीक है, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या भैया, जीत का शहर। विजयनगर जो साम्राज्य था उसका शाब्दिक अर्थ क्या था भाई, जीत का शहर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या था भाई, जीत का शहर। विजयनगर जो साम्राज्य था उसका या विजयनगर का जो है शाब्दिक अर्थ था। ठीक है, हरियर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी, किससे प्रेरित होकर या फिर किससे आशीर्वाद पाकर जो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इन्होंने जो है विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर किसी की थी भैया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने जो है किससे आशीर्वाद प्राप्त करके स्थापना की थी, तो विद्यारण्य संत से आशीर्वाद लेकर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरियर और बुक्का जो थे इन्होंने अपने पिता, जो इनके पिता संगम थे, उनके नाम पर क्या किया था भैया, संगम राजवंश की स्थापना की थी। हरियर और बुक्का ने क्या किया था, अपने पिता के नाम पर, पिता का नाम इनके क्या था, संगम था, उन्हीं के नाम पर जो इन्होंने संगम राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी भैया, हम्पी थी। क्या थी भाई, इनकी राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य के खंडार जो है वो कहां पर है, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर जो साम्राज्य इसका जो खंडार बचा हुआ है वो कहां पर स्थित देखने को हमें मिलता है, तो तुंगभद्रा नदी पर देखने को मिलता है। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो क्या थी भैया, तेलुगु थी। इतने फैक्ट हम लोगों ने जान लिया। विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजभाषा क्या थी, तेलुगु थी। और जो है खंडार कहां पर विजयनगर साम्राज्य का हमें देखने को भी मिलता है, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। राजधानी हम्पी थी। हरियर और बुक्का ने पिता के नाम, पिता का नाम इनके संगम था, उनके नाम पर जो है संगम राजवंश की क्या गई थी, स्थापना की थी। और विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी स्थापना हरियर और बुक्का ने विद्यारण्य संत से जो है आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। ठीक है, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है, जीत का शहर। और 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, हम्पी के भवनावशेष को कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा जो है प्रकाश में लाया गया था। जो हम्पी का भवनावशेष था, यानी कि हम्पी में जो भवनावशेष मिले हैं देखने को, उसको प्रकाश में लाया किसने था, यानी कि उसकी खोज किसने की थी, तो भैया उसकी खोज जो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। किसने भैया की थी, भवनावशेषों की खोज जो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी, मैकेंजी ने की थी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हरियर और बुक्का पहले जो है कहाँ के थे, वारंगल के काकतीय शासक। जो वारंगल के काकतीय शासक थे, शासक कौन था, प्रताप रुद्र देव के क्या थे भैया, सामंत थे। मतलब उनके अंडर में ये लोग काम करने वाले थे, हरियर और बुक्का। ठीक है, लेकिन क्या हुआ भाई कि हरियर और बुक्का जो है फिर अपना जो है साम्राज्य बसा देते हैं, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है,
विजयनगर साम्राज्य में जिन जिन वंशों ने जो शासन किया उनका क्रम ये है भाई, कैसे है? संगम वंश है, फिर कौन सा है भैया? सुलभ वंश है, तुलुभ वंश है, फिर जो है अरबवेणु वंश है। कौन सा भैया? अरबवेणु वंश है, ठीक है। संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश और जो है अरबवेणु वंश। अब संगम वंश कब से कब तक चला था भैया? तो 1336 से माना जाता है, 1336 से जो भैया 1485 तक, 1336 से जो है 1485 तक, 1485 तक, ठीक है। और सुलभ वंश जो भैया 1485 से 1505 तक, ठीक है। और जो है तुलुभ वंश भाई ये 1505 से 1570 तक, 1505 से 1570 तक जो है तुलुभ वंश चला था। और अरबवेणु वंश जो है, अरबवेणु वंश जो है ये कब से कब तक? 1570 से जो भाई कब से कब तक? 1570 से 1646 ईस्वी तक ये जो है अरबवेणु वंश जो है वह चला हुआ था, ठीक है। ये याद रखना क्रम, ये क्रम कई बार एग्जाम्स में पूछे गए। सबसे पहले संगम वंश, फिर सुलभ वंश, फिर जो है तुलुभ वंश, संगम, सुलभ, तुलु, अरबवेणु, ठीक है। अरबवेणु कहीं पर लिखा होता है, अरबवेणु कहीं पर लिखा होता है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। संगम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? हरिहर था, ये जो है भैया 1336 से जो है 1356 ईस्वी तक। और जो है बुक्का जो है ये 1356 से जो है 1356 से जो है 1377 ईस्वी तक ये क्या था भैया? राजा था, ठीक है। और हरिहर द्वितीय जो है 1377 से 1404 ईस्वी तक। देवराय फर्स्ट जो है ये 1406 ईस्वी से 1442 ईस्वी तक। देवराय सेकंड जो है 1442 से 1446 ईस्वी तक। मल्लिका अर्जुन जो है ये 1446 से 1465। विरूपाक्ष द्वितीय जो है ये 1465 से 1485 ईस्वी तक क्या था भैया? इन लोगों का इस प्रकार से संगम वंश का शासन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। 1336 से 1485 ईस्वी तक संगम वंश। सुलभ वंश जो है सुलभ वंश में इतनी देर से कहता है। सुलभ वंश जो है 1485 से 1505 ईस्वी तक। तुलु वंश जो है 1505 से 1570 और 1570 से 1646 ईस्वी तक अरबवेणु वंश चला हुआ था भैया, ठीक है। इसका क्रम ये है। चलिए आगे देखते हैं। आदि दिग्गज कवियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा, अष्ट दिग्गज जो कवि थे इनके बारे में जान लेते हैं। अष्ट दिग्गज कवि में पहले कौन थे? अलसनी पेद्दन थे, जो कि मनुचरितम और जो है हरि कथा सार के क्या थे भैया? रचनाकार थे। नंदी तिम्म थे, इनका जो है रचना कौन सी थी? परिजात हरण था। और जो है भट्ट मूर्ति थे, इनका जो है नर सबुपालियम और जो है हरिचंद्रम लोपाख्यानम, ये क्या था भैया? इनकी रचना थी। और जो है इनका याद रख लेना भाई, अलसनी पेदन का जो रचना थी ये मनुचरित थी और हरि कथा सार थी, ये इंपॉर्टेंट है। और जो है धूर्जट ये जो है कलाहस्ति महात्म में इनकी रचना थी। मल्लन जो इनकी क्या रचना थी? राजशेख चरित थी। क्या थी भैया? राजशेख चरित थी। और जो अच्युत राज रामचंद्र जो है इनकी कथा क्या थी? सकल कथा सार संग्रह और जो है रामाभ्युदयम, ये इंपॉर्टेंट है। अच्युत राज रामचंद्र, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? सकल कथा सार संग्रह एवं जो है रामाभ्युदयम, ये जो है इनकी रचना थी। पिंगली सूरत जो इनका जो है राघव पांडवीय है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और तेनाली रामकृष्ण, ये तो भाई अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पांडुरंग महात्म, क्या है भैया? पांडुरंग महात्म में तेनाली रामकृष्ण की रचना थी। पिंगली सूरत की रचना क्या थी? राघव पांडवीय थी। और जो अच्युत राज रामचंद्र इनकी कथा क्या, इनकी रचना क्या थी भैया? सकल कथा सार संग्रह एवं जो है रामाभ्युदयम थी। और जो अल्लसनी पेदन इनकी रचना क्या थी? मन चरितम और जो है हरि कथा सार थे इनकी रचना, ठीक है। तेलुगु में जो है 5 महाकवि हुए थे। कौन कौन से 5 महाकवि थे और उनके काव्य क्या थे और उनके रचनाकार? ये 5 महाकाव्य थे तेलुगु में और उनके रचनाकार के बारे में हम लोग देखते हैं। आमुक्त माल्यद, ये जो है इसके रचनाकार कौन थे भैया? कृष्ण देवराय थे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं, क्योंकि भाई कृष्ण देवराय ने जो है आमुक्त माल्यद नामक जो महाकाव्य उसकी रचना की थी। और मनुचरितम, ये देखो मैंने बताया था मनुचरितम इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो है अलसनी पेदन थे। और जो वसुचरित के जो है भट्ट मूर्ति थे। राघव पांडवियम जो है पिंगली सूरत है, ये भी मैंने बताया था। राघव पांडवी जो है पांडवियम, इसके जो है पिंगली सूरत जो है इसके क्या थे भैया? रचनाकार थे। और जो पांडुरंग महात्म में इसके जो है तेनाली रामकृष्ण, ये भी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोग को बताया, तो देख लो भाई। ये अभी तुम लोग को दोबारा दिख गए, मतलब एग्जाम में कितने बार देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये रचनाएं आप लोग याद करेंगे। आप लोग को पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी@2.8 ऑफिशियल
जिस पर ऑफिशियल लिखा होगा भाई उसी को ज्वाइन करना। उसमें पीडीएफ आप सभी लोग को अपलोड कर दी जाती है और वहां से आप सभी लोग देखकर बढ़िया से इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बुक का नेम भाई इसने जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसकी की थी भैया? इसने जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर ने क्या किया था भैया? संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जो हरिहर सेकंड था इसने क्या किया था भैया? महाराजा धीराज की सबसे पहले उपाधि धारण की थी संगम शासकों में। पूछा जा सकता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न कि संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की थी? तो हरिहर सेकंड ने की थी। ठीक है, और बुक का जो फर्स्ट था बुक का, इसको बुक का राय भी कहते हैं। ठीक है भाई, इसका एक और दो चार कार्य देख लो। इसने जो है साम्राज्य की स्थापना की और रायचूर पर नियंत्रण स्थापित किया तथा दक्कन में विस्तार किया। इसने जो है दक्कन तक विस्तार किया था। ठीक है, रायचूर रायचूर पर नियंत्रण नियंत्रण पर नियंत्रण नियंत्रण किया और क्या किया भैया? दक्कन में विस्तार किया था। क्या किया था? दक्कन में विस्तार। ठीक है, दक्कन में विस्तार इसने किया था। ठीक है, ये इतनी चीजें थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ जिससे आप सभी लोग को थोड़ा सा देखने को मिले। ठीक है, कृष्णा नदी को विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य के बीच सीमा इसने माना था। क्या माना था भैया? कृष्णा नदी को बहमनी, एक सेकंड क्या लिख रहा है इसके बारे में? शायद नीचे दिया गया, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई नीचे दिया गया होगा पीडीएफ में। ठीक है, वहां से आप लोग इसको देख लेंगे। और जो वेद मार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि इसने जो है धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इटली का यात्री निकोला कांटी, इटली का जो यात्री था वो निकोला कांटी था। वो विजयनगर की यात्रा पर जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है भैया कौन आया था? इटली का यात्री निकोला कांटी आया था। कौन आया था भैया? इटली का जो है क्या आया था? निकोला कांटी आया था। ठीक है, और जो देवराय फर्स्ट था भाई, एक सेकंड, हाँ देवराय फर्स्ट ने भी क्या किया था भैया? किस चीज की उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि इसने भी धारण की थी, देवराय फर्स्ट ने। ठीक है, देवराय फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इसने भाई क्या किया था भैया? इसने जो विरूपाक्ष मंदिर के जो है भगवान शिव का भक्त था। ये जो देवराय फर्स्ट था, ये जो विरूपाक्ष मंदिर है उसमें भगवान शिव का क्या था भैया? ये भक्त माना जाता है। ठीक है, और जो इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया। किसने भैया? इटली का जो यात्री था निकोला कांटी। निकोला कांटी ने क्या किया भैया? दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया। किस प्रकार से कि जो है ये जब विजयनगर की यात्रा पर आया था तो उस टाइम देवराय प्रथम था। उस टाइम में जो दास प्रथा थी उसके बारे में जो इसने बताया। इटली का यात्री निकोला कांडी था। ठीक है, देवराय प्रथम ने क्या क्या निर्माण करवाया था? तो तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में जो है नहरें लाई जा सके। और सिंचाई के लिए जो है हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर और हरिद्रा नदी पर दोनों पर जो है देवराय फर्स्ट ने क्या करवाया था भैया? बांध बनवाया हुआ था। ठीक है, और इसी के टाइम पर जो साम्राज्य था ये पूरा एकदम चरम पर पहुंच गया था देवराय प्रथम के समय में, संगम वंश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देवराय द्वितीय भाई, देवराय द्वितीय के बारे में थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे जो है कार्य वगैरह हैं। ठीक है, संगम वंश का सबसे प्रतापी देवराय द्वितीय था भाई। संगम वंश में जो है सबसे प्रतापी कौन था भैया? देवराय द्वितीय था। इसे जो है इमाडी देवराय भी कहा जाता है भाई। पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इमाडी देवराय किसको कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? देवराय द्वितीय को जो है इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने देवराय सेकंड के शासनकाल में जो है इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेसालय से दिया जाता था। मतलब जो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक था उसने लिखा हुआ था कि जो देवराय द्वितीय है उसके शासनकाल में जो पुलिस व्यवस्था थी उसका वेतन कहाँ से दिया जाता था भैया? वेसालय से दिया जाता था। अब्दुल रज्जाक जो कि फारसी राजदूत था वो जो है विजयनगर साम्राज्य में आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और उसके अनुसार ये जो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक था उसने लिखा था कि विजयनगर में जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है भाई
उसको जो है वेतन वेशालय से दिया जाता है। ठीक है। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। तेलुगु कवि जो श्रीनाथ थे वो किसके दरबार में रहे थे कुछ समय तक, तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार जो है देवराय द्वितीय ने अपनी सेना को 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें दी थी। मतलब इसके अनुसार क्या था भाई, फरिश्ता के अनुसार कि ये मुस्लिमों को भी उतना ही मानता था जितना हिंदुओं को मतलब अपनी सेना में शामिल करता था। इस प्रकार से ये मतलब हर जाति को सम्मिलित रूप से लेकर चलता था। कौन भाई, देवराय द्वितीय था। ठीक है। एक अभिलेख था जो कि देवराय द्वितीय के बारे में बताता है कि वह हाथियों का शिकारी था। और वह कौन सा अभिलेख था, तो वह अभिलेख था भैया जग बेटकर था। कौन सा भैया, जग बेटकर जो है क्या था भैया, अभिलेख था, जिसमें जो है देवराय द्वितीय को दिखाया गया हुआ है कि वह क्या था, हाथियों का शिकारी था भाई। ठीक है। एक अभिलेख है जिसमें देवराय द्वितीय को जग बेटकर का अभिलेख है, उसमें कहा गया कि ये हाथियों का शिकारी गया है या हाथियों को शिकार करते हुए देवराय द्वितीय को दिखाया गया हुआ है जग बेटकर जो अभिलेख है उसमें। ठीक है। मल्लिकार्जुन को जो है प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, मल्लिकार्जुन को सॉरी प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। और जो है देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो देवराय द्वितीय है उसने क्या किया है, तो देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ जो महानाटक है और जो है उस पर जो है सुधानिधि और जो है ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं जो है ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा हुआ है। ठीक है। सुलभ नरसिंह भाई, सुलभ नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सुलभ राजवंश की स्थापना की थी, जो कि 1485 से 1506 ईस्वी तक या फिर 5 ईस्वी तक कहीं कहीं पर देखने को मिलता है भाई, वहां पर जो है इसने स्थापना की थी। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं तुलुक वंश। तुलुक वंश भाई उतने में ही निपट गया था। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं तुलुक वंश। तुलुक वंश जो है भैया 1505 से जो है 1565 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक भैया, तुलुक वंश 1505 से 1565 ईस्वी तक चला था। इसकी स्थापना जो है वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी भैया, इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। किसकी, तुलुक वंश की। तुलुक वंश जो था ये 1505 से 1565 ईस्वी तक चला था। भाई मैंने ऊपर 70 लिखा दिया, क्या 70 लिखाया था ना, 65 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है और कहीं कहीं 70 भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। एक मिनट रुकना। कहीं कहीं पर 65 आप लोगों को देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर आप लोगों को 70 भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुलुक वंश जो है ये 1565 भी देखने को मिलता है। ठीक है। और ये जो 1565 से तब जो है कौन सा हो जाएगा, अरावली वंश हो जाएगा, 1646 ईस्वी तक देखने को मिल जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तुलुक वंश। तुलुक वंश जो है 1505 से 1665 ईस्वी तक चला, 1565 ईस्वी तक चला था। इसकी स्थापना जो है वीर नरसिंह ने की थी। तुलुक वंश का महान शासक हुआ था एक भाई, और वो महान शासक कौन था भाई, कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय के बारे में जो ना जानता हो भाई वो मूर्ख है भाई, उससे बड़ा मूर्ख धरती पे मुझे मिलेगा नहीं। क्योंकि भाई कृष्णदेव राय के बारे में भाई सब ने पढ़ रखा है। कृष्णदेव राय के बारे में भाई सब ने पढ़ रखा हुआ है। सबने पढ़ क्या रखा हुआ भाई, सबने देख रखा हुआ। क्या देख रखा हुआ भाई, तेनाली रामा कृष्णदेव राय। ठीक है। 8 अगस्त 1509 ईस्वी को ये शासक बने थे कृष्णदेव राय जी। कृष्णदेव राय भैया जो है ये शासक कब बने थे, 8 अगस्त 1500 जो है 9 को जो है ये शासक बने हुए थे। और इन्होंने किस वंश हाँ इन्होंने जो है ये किस वंश के थे, तो तुलु वंश के थे। ये किस वंश के थे, तुलु वंश के थे। कौन, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस वंश के थे, तुलु वंश के थे। तुलु वंश जो है 1505 से 1565 ईस्वी तक। इसकी स्थापना किसने की थी, वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी भैया, वीर नरसिंह ने की थी। ठीक है। सालुब तिम्मा ये क्या था भैया, कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। जो सालुब तिम्मा था ये क्या था भैया, ये कृष्णदेव राय का क्या था, योग्य मंत्री था और जो है एवं सेनापति था। योग्य मंत्री और योग्य सेनापति कौन था भैया, सालुब तिम्मा था। और कृष्णदेव राय के शासन काल में जो है पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर पर आया था। भाई ये सब कुछ अभी आप लोगों को नीचे मिलेगा, जिसमें जो है एक साथ मैंने लिख दिया हुआ है, बनवा दिया हुआ है स्लाइड में कि किसके शासन काल में कौन आया हुआ था। ठीक है। ये आप सभी को अभी नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है। कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री जो है
डोमिगोस पायस जो है विजयनगर आया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि कृष्णदेवराय जो है दक्षिण भारत का क्या था भैया, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक इसको बताया था कि ये भारत का जो है पूरे क्या है भाई, सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बना है। ठीक है, यही सर्वाधिक क्या है, सबसे शक्तिशाली शासक है कौन, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय क्या था भैया, इसको जो है बाबरनामा में किसने लिखा भैया, बाबरनामा में जो है कृष्णदेवराय ने लिखा कि ये जो है सबसे शक्तिशाली शासक था। क्या था भैया, ये सबसे शक्तिशाली जो है ये शासक माना गया था। कृष्णदेवराय को जो है किसने माना था, बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा हुआ है। ठीक है, कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। कृष्णदेवराय जो था इसने जो है भटकल में क्या किया था भैया, कृष्णदेवराय ने भटकल में किला बनाने की पुर्तगालियों को क्या दे दी थी, अनुमति दी थी कि तुम भटकल में किला बना सकते। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में जो है किस लिपि का प्रयोग होता था, तो नंदी नागरी जो है लिपि जो थी उसका प्रयोग होता था विजयनगर साम्राज्य में। किसके टाइम में भाई, कृष्णदेवराय के समय में। कृष्णदेवराय के समय में नंदी नागरी लिपि का विजयनगर साम्राज्य में प्रयोग होता था। ठीक है, कृष्णदेवराय की मूर्ति जो है आप सभी लोग को साइड में दिख गई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृष्णदेवराय का जो है साहित्य और जो है अष्टदिग्गज, कृष्णदेवराय का साहित्य और अष्टदिग्गज किस प्रकार के इसमें थे, कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज कौन कौन से थे और उनका साहित्य किस प्रकार से था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अब। तो कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। भाई तेलुगु जो साहित्य है उसके जो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, किसके समय में, कृष्णदेवराय के समय में, जिन्हें क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलसनी पेद्दन जो है सर्वप्रमुख थे, जो संस्कृत एवं जो है तेलुगु दोनों भाषाओं के क्या थे भैया, विद्वान थे। ये मैंने अभी आप सभी को जब अष्ट कवियों को ऊपर अष्टदिग्गज के बारे में बताया था उसी टाइम मैंने लिखवा दिया था कि भाई अष्टदिग्गज कौन कौन से होते हैं और उन्होंने क्या क्या किया, वो चीजें मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताई हुई है। ठीक है, इसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त है। जो अलसनी अलसनी पेद्दन थे, इनको जो है तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है और क्या कहा जाता है, आंध्र कविता का भी पितामह कहा जाता है। उसके शासन काल में जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। जो कृष्णदेवराय हैं इनके शासन काल को क्या कहा जाता है, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है कृष्णदेवराय के शासनकाल को। कृष्णदेवराय ने जो है कृष्णदेवराय ने भाई क्या किया हुआ है, आमुक्त माल्यद्य एवं संस्कृत में जो है जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की जो है परिणय की रचना की। तेलुगु में जो है भैया आमुक्त माल्यद और जो है संस्कृत में जो है जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की है। किसने भैया, कृष्णदेवराय ने। ठीक है, वास्तुकला और विरासत किस प्रकार से था, तो निर्माण कार्य कृष्णदेवराय द्वारा जो है नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की गई थी। हजारा राम एवं जो है विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, कृष्णदेवराय के द्वारा। कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की थी। हजारा राम और विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया था, कृष्णदेवराय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त इसने कौन कौन से निर्माण करवाए थे, तो चिदम्बरम मंदिर, अम्बामर में जो है पार्वती मंदिर और कांचीपुरम में जो है वरदराज और जो है एकम्बरनाथ मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। किसने भैया, कृष्णदेवराय ने करवाया था। ठीक है, इसको उपाधियां कौन कौन सी प्राप्त थी, तो इसको उपाधियां आंध्र भोज की, अभिनव भोज की, आंध्र पितामह की आदि जो उपाधियां जो है इसको प्राप्त की। किसको भैया, कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी, आंध्र भोज की और जो है अभिनव भोज की और किसकी भैया, आंध्र पितामह की। इतनी उपाधियां जो है किसको भैया, कृष्णदेवराय को जो है प्राप्त थी। इसकी मृत्यु जो है 1529 ईस्वी को हो गई थी। किसकी भैया, कृष्णदेवराय को देवराय की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, विठल स्वामी जो मंदिर है इसका निर्माण जो है कृष्णदेवराय के द्वारा करवाया गया था। ये देख सकते हो कृष्णदेवराय के द्वारा विठल स्वामी मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया हुआ है। ठीक है, कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक नए नगर की और जो है हजारा राम मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और क्या भैया, चिदम्बरम मंदिर, अंबामर में पार्वती का मंदिर और कांचीपुरम में जो है वरदराज का मंदिर और एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसकी मृत्यु जो है कृष्णदेवराय की 1529 ईस्वी में भाई हो गई थी। ठीक,
ये यहाँ पर टाटा ऑफिस हो गए थे और चल रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तुलुक वंश का अंतिम शासक, तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? सदाशिव था। तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ भैया? सदाशिव हुआ तुलुक वंश का अंतिम शासक, ठीक है। राक्षस तड़ंगरी या तालिकोटा या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध, भाई ये इंपॉर्टेंट युद्ध है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। राक्षसी तड़ंगरी या फिर तालिकोटा या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध, ठीक है। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था ये जो युद्ध हुआ था, राक्षसी तड़ंगरी या फिर तालिकोटा या फिर जो है बन्नी हट्टी का युद्ध। ये जो है कब हुआ था भैया? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। इसी युद्ध के कारण क्या हुआ था भैया? विजयनगर का पतन हुआ था। किस युद्ध के कारण? जो ये राक्षसी तड़ंगड़ी या फिर तालिकोटा का युद्ध हुआ था या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध, यही तीनों एक ही युद्ध है जिसके 3 अलग अलग नाम है, राक्षसी तड़ंगड़ी, तालिकोटा या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ इसमें शामिल थे और जो है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये जो थे विजयनगर के विरुद्ध जो दक्षिण में अन्य राज्य बने थे वो आपस में सम्मिलित हो गए थे। बीजापुर था, उसमें अहमदनगर था, गोलकुंडा था और बीदर था। ये चारों सम्मिलित रूप से भाई, चारों सम्मिलित रूप से जो है विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर रहे थे। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहा था। और तालिकोट के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम राय कर रहे थे। राम राय क्या कर रहे थे भैया? ये विजयनगर साम्राज्य की तरफ से, और जो है मतलब ये इकलौते राजा थे विजयनगर साम्राज्य की तरफ से। और जो दक्षिण में ये 4 राज्य थे, कौन कौन से? विजयनगर, सॉरी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और जो बीदर, ये चारों के चारों मिलकर जो है विजयनगर को अकेले टक्कर दे रहे थे। और विजयनगर की तरफ से जो है रामराज, कौन थे भैया? विजयनगर की तरफ से रामराज थे। और जो है इसके बाद ही क्या हो जाता है? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। और इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा था भैया? अली आदिल शाह कर रहा था, ठीक है। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित कहां पर अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे? तो वो कौन कौन से थे? जो तुंगभद्रा का दोआब था, यहाँ पर दोनों के हित आपस में टकराते थे। कृष्णा गोदावरी के कच्छार में, और जो है मराठवाड़ा प्रदेश में। कहां पर भैया? मराठवाड़ा प्रदेश में। यहाँ पर इन दोनों के आपस में क्या टकराते थे भैया? हित आपस में टकराते रहते, जिस कारण से ये युद्ध हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था भैया? ये युद्ध हुआ था और वहीं से जो है इनके बीच खुन्नस रहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तालिकोटा युद्ध के बाद जो है सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया था। भाई जो तालिकोटा का युद्ध हुआ था उसके बाद जो सदाशिव था उसने क्या किया था? तिरुमल जो था उसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे साम्राज्य या राजवंश जो अराविडु वंश था उसकी स्थापना जो है 1570 में होती है, जो कि जो है 1672 ईस्वी तक चलता है। भाई 1672 ईस्वी तक चलता है। लेकिन जो एक पुस्तक है, मैंने ऊपर बताया आप लोगों को ना, 1646, भाई क्या बताऊं, मैं इनकी पुस्तक को कभी लूंगा नहीं भाई। मतलब अब से जो है मैंने सोच लिया कि इनकी पुस्तक के जो मिस्टेक्स हैं उनको जो है मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ। आदित्य रंजन सर की पुस्तक है, उसमें कई चीजों की मिस्टेक है, ठीक है। और जो है भाई इसको मैं जो है उनसे कह कर रहूंगा सर से कि ये मिस्टेक्स हैं आपकी बुक में। एक टीचर जो है उनके उनके उन्होंने बताया था कि जो है इनके में मिस्टेक है। लेकिन भाई मुझे जहां तक लगता है प्रमाण सर से ज्यादा जो है इनकी बुक में मिस्टेक देखने को मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, ये इतने तक लगभग भाई चला था। ये जो है आप लोग कार्य याद रखना भाई, अराविड वंश जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अराविड वंश के बारे में। 72 मैंने भाई 76 ऊपर लिख दिया, 72 तक, ठीक है। अराविड वंश जो है 1570 से 1672 ईस्वी तक था। इसकी स्थापना हुई थी 1570 ईस्वी में। तिरुमल ने सदाशिव को अवदस कर पेनुकोंडा में किया था। किसकी स्थापना? अराविड वंश की। अराविड की वंश की स्थापना जो है तिरुमल ने की थी। किसने की थी भैया? पहले देखो सदाशिव जो था ये तिरुमल की सहायता पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। लेकिन भाई तिरुमल ने क्या किया भाई? सदाशिव को अवदस कर दिया और पेनुकोंडा में जो है
अरावेडु वंश की जो है स्थापना कर दी। ठीक है, अरावेडु वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? रंग तृतीय थे। अरावेडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने जो है 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है भाई, ये याद रखना कि अरावेडु जो था, उस अरावेडु शासक वेंकट द्वितीय जो था, उसी के शासनकाल में जो है वोडेयार ने जो है 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की क्या की थी भैया? स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई जो है घटते क्रम में किस प्रकार से थी? तो पहले प्रांत था, फिर कोट्टम या फिर वलनाडु था, फिर नाडु था, फिर मेलाग्राम था, फिर जो है ऊर था। क्या था भैया? ऊर था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जो है ये अधिकतर देखते हो कि पूछा जाता है कि प्रशासनिक क्रम किस प्रकार से था इस साम्राज्य का, कैसा था वहां पर साम्राज्य। ये सारी की सारी चीजें जो है पूछी गई हुई है कई बार एग्जाम्स में, जो है ये सब कुछ पूछा गया हुआ है कि क्रम उनका बताओ, पहले क्या था, सबसे बड़ा क्या था, उससे छोटा, ये पूछा गया हुआ है। उसका क्रम पूछ लेता तो पहले प्रांत था भाई, फिर कोट्टम या फिर वलनाडु था, फिर नाडु था, फिर जो है मेलाग्राम था, फिर जो है ऊर था। ये जो है क्या था भैया? क्रम था। प्रांत क्या होता था? मंडल होता था। कोट्टम या वलनाडु जो है ये जिला होता था, फिर नाडु होता था उससे छोटा, फिर नाडु से छोटा जो है ग्राम होता था, जो कि 50 ग्राम का मेला ग्राम होता था, जो कि 50 ग्राम का क्या होता था? समूह होता था। यानी कि 50 उर का जो है समूह होता था मेलाग्राम। मेलाग्राम से जो है बड़ा क्या होता था? नाडु होता था। नाडु से बड़ा क्या होता था? कोट्टम या फिर वलनाडु होता था, जिसको जो है जिला कहा जाता है। उससे बड़ा क्या होता था? प्रांत, जिसको कि मंडल कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नायक व्यवस्था किस प्रकार से थी और आयंगर व्यवस्था। ठीक है, नायक व्यवस्था क्या होता है और आयंगर व्यवस्था क्या थी? ठीक है, नायक व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था। तो विजयनगर कालीन सेना नायकों को जो है नायक कहा जाता था। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उस समय जो सेना नायक होते थे उनको क्या कहा जाता था भैया? नायक कहा जाता था। ये नायक जो है वस्तुतः क्या थे? भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए जो है उन्हें विशेष क्या देता था? भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता। ठीक है, आयंगर व्यवस्था क्या थी भैया? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। प्रशासन को जो है भैया सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में क्या किया गया था? संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था भैया? आयंगर कहा जाता था। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि आयंगर क्या होते थे? तो आयंगर भाई वो होते थे जो कि 12 प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो कि उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती थी भैया? ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने हेतु जो है उन 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, आयंगर की विशेषताएं क्या थी? ये अवैतनिक होते थे, मतलब इनको वेतन नहीं मिलता था। इनकी सेवा के बदले सरकार इन्हें जो है पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। मतलब इनकी सेवा के लिए सरकार इनसे कहती थी भाई कि जाओ, तुमको जो है पूर्णतः जो है क्या मिलेगा भाई? जमीन ऐसे दी जाएगी कि तुम जो है पूरा का पूरा जो है उस पर बिना लगान के, बिना किसी कर के जो है तुम खेती करो, उसमें जो भी उपज करोगे वो सारा का सारा तुम्हारा, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। ये जो है आयंगर की विशेषता होती थी। ठीक है, और इनका पद अनुवांशिक होता था। इस पद को वो बेच भी सकते थे या फिर गिरवी भी रख सकते थे। मतलब जो आयंगर होते थे वो अनुवांशिक होते थे, जैसे पिता से पुत्र में, पुता से उसके पुत्र में, परपोते में, मतलब इस प्रकार से आयंगर बनते चले जाते थे। और जो ये इस पद को बेच भी सकते थे या फिर गिरवी भी रख सकते थे। इसकी शर्तें क्या होती थी? ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। जैसे मान लो तुम अपने पिता के बगैर जो है कोई भी जमीन ना बेच सकते हो, ना ही दान में दे सकते हो, ना ही कुछ कर सकते हो। वही था कि ये बाप थे सबके। ठीक है, आयंगर। ठीक है, अब इन दोनों में मेन अंतर क्या हो जाएगा? ये वैतनिक होते थे, ये वैतनिक होते थे। क्या होते थे भैया? वैतनिक होते थे। ये क्या होते थे भैया? ये वैतनिक होते थे। ये अवैतनिक होते थे। क्या होते थे भैया? अवैतनिक होते थे। क्या होते थे भैया? अवैतनिक होते थे। ये क्या होते थे भैया? ये अवैतनिक होते थे और ये वैतनिक होते थे। ये दोनों में मेन अंतर है। ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कौन कौन आया था प्रमुख विदेशी यात्री जो विजयनगर साम्राज्य में आए हुए थे। ठीक है,
तो निकोलो कोंटी जो है ये इटली का था, ये 1420 ईस्वी में देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। निकोलो कोंटी कौन था भैया? तो ये इटली का था, ये 420 ईस्वी में देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। निकोलो कोंटी, ठीक है, निकोलो कोंटी इटली का था, 1420 ईस्वी में आया था देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक, ये जो है फारस का था, ये 1442 ईस्वी में आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक फारस का था, 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और निकोलो कोंटी जो था वो इटली का था, वो 1420 ईस्वी में देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। नूनी जो था ये पुर्तगाल का था, 1535 ईस्वी में अच्युत राय के दरबार में आया हुआ था। नूनिच, ठीक है, ये जो है पुर्तगाली था, ये 1535 में अच्युत राय के दरबार में आया था। और जो डोमिंग पायस था ये पुर्तगाल का था, ये 1515 ईस्वी में कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा जो कि पुर्तगाल का है, ये 1515 से 16 ईस्वी में कृष्ण देव राय के, बारबोसा भी और डोमिंग पायस भी, ये दोनों लगभग 1516 में आए थे, ये दोनों पुर्तगाल के थे। कृष्ण देव राय फर्स्ट के शासनकाल, कृष्ण देव राय के शासनकाल में ये दोनों के दोनों आए हुए थे, ठीक है। कर्णिक नामक आयंगर के पास जो है जमीन के क्रय और विक्रय से संबंधित क्या होते थे? समस्त दस्तावेज होते थे। जो कर्णिक नामक आयंगर होता था उसी के पास सारे के सारे क्रय और विक्रय से रिलेटेड संबंधित दस्तावेज, कौन से क्रय विक्रय? जो कि जमीन के होते थे। जमीन के क्रय एवं विक्रय से रिलेटेड क्या होते थे भैया? दस्तावेज किसके पास होते थे? कर्णिक नामक आयंगर के पास होते थे। और विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान था। भू राजस्व की दर का कितना था भैया? ये उपज का जो है 1/6 भाग था। क्या था भैया? ये 1/6 भाग जो है भू राजस्व की दर का था। कितना था भैया? 1/6 भाग। 1/6 भाग जो है ये क्या होता था? भू राजस्व की दर का होता था, ठीक है। उपज की जो है भू राजस्व की दर उपज का जो है 1/6 भाग होता था। विवाह कर क्या होता था भाई? ये दोनों से लिया जाता था, लेकिन जो विधवा से विवाह करते थे वो कर मुक्त हुआ करते थे। मतलब विधवा से विवाह करते थे भाई तुम्हारा कोई कर नहीं लगता, लेकिन अगर तुम ऐसे वरवधु विवाह करते तो उन दोनों से कर, मतलब किसी प्रकार का पक्षपात नहीं था कि मुझे महिला से चाहिए पुरुष से चाहिए तो महिला से नहीं, महिला से चाहिए तो पुरुष से नहीं, भाई दोनों से लिया जाता था। वर और वधु से बराबर कर लिया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भूधारण पद्धति। भूधारण पद्धति किस प्रकार से थी? उन बलि जो था ये ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की धारण पद्धति थी। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली क्या थी? लगान मुक्त भूमि की क्या थी? भूधारण पद्धति थी, जो कि उन बलि थी, ठीक है। रत कोड़गे, ये क्या था? युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली क्या कहा जाता था? भूमि को कहा जाता था, ठीक है। युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था भैया? रत कोगड़े कहा जाता था, ठीक है। कुट्टगी, ये जो है ब्राह्मण मंदिर या फिर बड़े भूस्वामी जो स्वयं को कृषि नहीं करते थे, जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को जो है कुट्टगी कहा जाता था। मतलब जो किसान को जो है भूमि पट्टे पर दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? कुट्टगी कहा जाता था, ठीक है। वे कृषक मजदूर वे कृषक मजदूर जो क्रय और विक्रय के साथ ही स्थानांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंड पेद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े के सम्मान का प्रतीक दिया जाता था, प्रतीक माना जाता था। मतलब जो पैर में कड़ा धारण करते थे, गंधप्रेग नामक उसको कहा जाता था, ठीक है। ये क्या होता था? युद्ध में वीरता का प्रतीक माना जाता था, ठीक है। कृष्ण देवराय के दरबार में महिला अंगरक्षकों का क्या मिलता है? वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। महिला अंगरक्षकों का वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है? कृष्ण देवराय के दरबार में देखने को मिलता है। भाई विजयनगर साम्राज्य में इतने राजा हुए हैं लेकिन किसी के में देखने को नहीं मिलता महिला अंगरक्षक का जो है वर्णन। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण देवराय के दरबार में देखने को ये मिलता है, ठीक है। विजयनगर का सैन्य विभाग जो है कदाचार कहलाता था। जो सैन्य विभाग था वो कदाचार कहलाता था, तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी क्या होता था? दंडनायक या सेनापति होता था। क्या होता था भैया? दंडनायक या फिर सेनापति होता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी क्या होता था? इस विभाग का उच्च अधिकारी क्या होता था? दंडनायक या फिर सेनापति कहलाता था, ठीक है। विजयनगर का जो सैन्य विभाग था वो क्या कहलाता था? कदाचार कहलाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
टकसाल विभाग, ये जो है जोरी खाना कहा जाता था। टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को जो है वीर पंजाल कहा जाता था। ये सब इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, बस बता दे रहा हूँ जानने के लिए, कभी अगर पूछ लिया तो इसको भाई भटक जाओगे, इसलिए बता रहा हूँ। उत्तर भारत से दक्षिण में आकर बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? बड़वा कहा जाता है। बड़वा, 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 ठीक है भाई। मतलब हम लोग अगर जाएंगे, हम लोग उत्तर प्रदेशी हैं, अगर हम लोग दक्षिण भारत में उस टाइम जाकर बसते तो हमको क्या कहा जाता है? बड़वा कहा जाता है, ठीक है। विजयनगर में दास प्रथा क्या थी? प्रचलित थी। भाई ये पूछ सकता है कि विजयनगर में क्या दास प्रथा चलती चलती थी? तो हाँ भाई, विजयनगर में दास प्रथा क्या थी? प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्भग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनुष्य जो है, इनके क्रय विक्रय किए जाते थे मनुष्यों को, इनको क्या कहा जाता था? वेश्भग कहा जाता था, जो मनुष्य के क्रय और विक्रय किए जाते थे, ठीक है। सामाजिक प्रथाएं या सामाजिक चलन किस प्रकार से था? तो प्रथा प्रचलन नहीं था, मतलब प्रथा प्रथा जो थी वो प्रचलन में नहीं थी, लेकिन जो है, जो सती प्रथा थी वो स्वैच्छिक थी। मतलब कोई अगर सती होना चाहता है तो उसको होने दिया जाता था, लेकिन बिना जो है क्या किया जाता है? बिना अनुमति के जो है ये नहीं हो, कोई सती भी नहीं हो सकता, ठीक है। बाल विवाह जो है सामान्य प्रथा थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। जो मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां थी उनको जो है नियमित वेतन या फिर क्या दिया जाता था? आजीविका के लिए जो है भूमि दी जाती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विजयनगर में मंदिर स्थापत्य के प्रमुख विशेषता क्या थी? कल्याण मंडपम और जो 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण जो है ये क्या था? विजयनगर जो था, इसमें मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख मस्त क्या थी? विशेषता थी। कल्याण मंडपम में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। कल्याण मंडपम में क्या मनाया जाता है भैया? विवाह जो है, देवताओं का विवाह समारोह मनाया जाता था। और मंदिर के साथ जो है देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता है। मतलब कोई मंदिर हुआ, कोई भी भगवान का, अगर उनकी पत्नी, तो उनकी पत्नी के लिए जो है अम्मान मंदिर का निर्माण किया जाता था अलग से, ठीक है भाई। और तिरुपति मंदिर जो है, इसकी जो है कृष्णदेवराय तथा उसकी पत्नी जो है तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम की जो है मूर्तियां तिरुपति मंदिर में देखने को मिलती हैं। तिरुमंदिर मंदिर जो है तिरुपति, उसमें देवराय, कृष्णदेवराय और जो उनकी पत्नियां जो है तिरुमल और चिंता देवी जो थी, और जो है वेंकट प्रथम, इनका भी चित्र देखने को, वहां पर मूर्तियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। महानवमी का त्योहार विजयनगर का क्या था? प्रमुख राज्योत्सव था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर जो साम्राज्य था या फिर विजयनगर जो था, उसका जो है प्रमुख राज्योत्सव क्या था? तो महानवमी था, ठीक है। महानवमी का त्योहार था। यह उत्सव जो है देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता था, ठीक है। विजयनगर काल में जो है कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित बासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। विजयनगर काल में जो है कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित जो है बासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध क्या था? लिंगायत धर्म ग्रंथ था। मधुरा विजयम जो है ये क्या था भैया? बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना थी। मधुरा विजयम जो था, ये जो बुक्का था, बुक्का का पुत्र हुआ करता था, प्रथम पुत्र था वो कुमार कंपन, उसकी पत्नी कौन थी? गंगा देवी थी, उनकी रचना थी मधुरा विजयम। मधुरा विजयम किसकी रचना थी? कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना थी। कुमार कंपन कौन था? तो बुक्का प्रथम का क्या था भैया? ये पुत्र हुआ करता था, ठीक है। कला और संस्कृति के बारे में हम लोग देखते हैं। तो संगीत किस प्रकार से था? तो कृष्णदेवराय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। कृष्णदेवराय और जो राम राय थे, ये क्या था भैया? एक अच्छे संगीतज्ञ माने जाते थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेवराय का एक दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना थी। भाई जो लक्ष्मी नारायण था, इसने एक पुस्तक की रचना की थी, संगीत सूर्योदय नामक। संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? लक्ष्मी नारायण ने। लक्ष्मी नारायण ने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की थी। वो किसके दरबार में रहता था? तो कृष्ण देवराय के दरबार में रहता था, ठीक। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता था। इस चित्रकला के विषय में रामायण और महाभारत से लिए गए। जो इस चित्रकला का विषय है वो कहां से लिया गया है? रामायण और महाभारत से लिया गया हुआ है। और विजयनगर में जो चित्रकला थी उसको जो है किस नाम से जाना जाता है? लिपाक्षिक कला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वाद्य यंत्र वीणा विजयनगर साम्राज्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वादक था। चित्र कला एवं नृत्य संगीत
और नृत्य को मिलाकर जो है एक शैली विकसित हुई जिसे जो है यक्षणी शैली के नाम से जाना जाता है। लिपाक्षी किसको? चित्रकला को किस नाम से? लिपाक्षी। और जो संगीत और नृत्य को मिलाकर जो है एक शैली विकसित हुई जिसको जो है यक्षणी शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विजयनगर के सिक्कों को वरा और जो है ये देख सकते हो लिच्छवी कला थी, ये जो सिक्के थे। ठीक है, मुद्राएं कौन कौन सी थी? तो स्वर्ण का वरा जो है सबसे प्रसिद्ध था, ये जो है 52 ग्रेन का होता था। ठीक है, चांदी के जो छोटे सिक्के होते थे ये जो है विदेशी यात्रियों में होड़ प्रदोष पैगोड़ा के रूप में जो है उल्लेखित किया गया हुआ है। ठीक है, सोने के जो छोटे सिक्के होते थे ये जो है प्रताप होता था और जो है फड़म होता था। प्रताप जो है 26 ग्रेन का होता था, फड़म जो है 5.5 ग्रेन का होता था। कितने ग्रेन का? 5.5 ग्रेन का फड़न होता था और प्रताप जो है 26 ग्रेन का होता था। ये विजयनगर साम्राज्य में क्या थे? सोने के छोटे सिक्के थे। ठीक है, और पश्चिम तटीय क्षेत्रों में कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी? क्रूजेडो थी जो कि पुर्तगाल की मुद्रा थी, दिनार फारसी की, और जो है फ्लोरिन तथा जो है डुकेट जो कि इटली की मुद्रा थी। ये चारों की चारों मुद्राएं जो है पश्चिम तटीय क्षेत्रों में प्रचलित थी उस टाइम। ठीक है, तो आज के लिए बस भैया इतना ही। आज जो है विजयनगर साम्राज्य हमारा पूरा का पूरा समाप्त हो गया और इसमें सारी की सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से हो गई। इसके पहले 2 बार मैंने क्लास रिकॉर्ड की भाई, लेकिन हो नहीं पाया। उसमें ये हो जाता कि क्लास रिकॉर्ड के लिए स्टार्ट करता भाई, पता चलता कि वॉइस नहीं जा रही है या फिर वॉइस जाती भी तो आवाज में खड़खड़ाहट रहती, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्लास नहीं हो पाई बीच में। तो अब आप लोग की क्लास डेली के डेली चलेंगे भाई, इसके लिए आप लोग निश्चित रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।